कई केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे एक अपील अलाउड, एक बार केस का डिसीजन नहीं पसंद आया, उसके बाद जब आप अपील करो दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। किसी किसी जगह पे दो भी होंगे, जैसे क्रिमिनल केसेस के अंदर ज्यादातर आपको दो मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट से सुप्रीम और डिस्ट्रिक्ट से हाई, हाई से सुप्रीम, और रेयर्स ऑफ द रेयर केसेस में टू द प्रेसिडेंट एज वेल। तो डिपेंड करता है कि जुरिस्डिक्शन कैसे। जहां पे हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो नंबर ऑफ केसेस, नंबर नहीं सॉरी, द टाइप ऑफ केसेस दे कैन हैंडल, उस तरीके के केसेस की जुरिस्डिक्शन की यहाँ पे बात हो। तो यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है इन्होंने, कोर्ट एक्ट विदाउट और एन एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन और इन वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ, या तो वो उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी उन्होंने केस एक्सेप्ट कर लिया और केस को लड़ रहे हैं, वो भी गलत है। या फिर उसके अलावा जितनी जुरिस्डिक्शन है उससे वो एक्सीड कर गए, तो भी गलत है। और इसके अलावा अगर जो कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो लॉ में लिखा है अगर उन्होंने उनको वायलेट कर दिया तो भी ये कोर्ट की गलती। एक बड़ा सीधा सा फंडा है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन जिसने लॉ ना पढ़ा हो, जिसको लॉ की नहीं नॉलेज हो, वो किसी पे केस करना चाहे, पहला स्टेप क्या होता है? आप एक लॉयर ढूंढोगे सबसे पहले स्टेप पे ये लॉयर का काम है आपको बताना कि आप कौन से कोर्ट में ये केस कर सकते। ये पहला स्टेप। मुझे अगर नॉलेज नहीं है तो मेरे को, मैंने लॉयर हायर किया, मैं उसको पैसे किस चीज के लिए दे दूं? इसी काम के लिए ना, कि मेरे को डायरेक्शन जो है वो ठीक, कि क्या सेक्शन लगाना है, क्या पेनल्टी लगानी है, क्या रेमेडी चाहिए, वो सब लिखवाए वो बैठ के। अगर इन केस लेट सपोज लॉयर से गलती हो और आप किसी ऐसे कोर्ट में चले जाओ जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, तो अगेन ये गलती किसकी है? अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर ले फिर किसकी गलती? मैं कोर्ट के पास गई, मैंने केस फाइल किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया विदाउट हैविंग जुरिस्डिक्शन, फिर किसकी गलती? मेरी गलती तब भी नहीं, क्योंकि गलती यहाँ पे किसकी है? कोर्ट की। कोर्ट को पता ना उसकी जुरिस्डिक्शन, मुझे थोड़ा ना पता है हर कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन है, कितनी टेरिटरी, कितना एरिया, कितनी पनिशमेंट उनको अलाउड है या नहीं है, मुझे सारी चीजें नहीं पता। यहाँ तो लॉयर बताए, लॉयर से भी मिस्टेक हो गई तो कौन बताए? अब अगर कोर्ट ने आपके साथ ये गलती कर ली है तो इसमें जो रेमेडी मिलेगी, जो गलती है वो मेरी नहीं है, पेनल्टी किसकी है? कोर्ट की। बट ऑब्वियसली कोर्ट पे कोई पेनल्टी तो लगेगी, तो उसके अंदर ये काम होता है कोर्ट का। या तो वो आपका केस मना कर देगा जस्ट बिकॉज कि आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर वो आपको डायरेक्शन देगा कि आप इस कोर्ट के अंदर जाओ और उस कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो। ये तो ठीक तरीका है। बट अगर कोर्ट गलती से भी केस को एक्सेप्ट कर लेगा तो नाउ इट इज अ रिट बेसिकली इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट टू द इंफीरियर, कि आपने जुरिस्डिक्शन नहीं थी तब भी कोर्ट केस एक्सेप्ट कर लिया, या आपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर, लेट सपोज पेक्यूनरी की बात करें तो उसके कोर्ट के पास में 1 करोड़ रुपए तक की पनिशमेंट की पेनल्टी के लिए अलाउड था, उसने ज्यादा दे दी तो उसने जुरिस्डिक्शन एक्सीड। लॉ में कुछ लिखा था, लॉ में जो चीजें लिखी थी उसको वायलेट कर, तो भी कोर्ट ने गलती। तो लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको कर सकता है? अपने से नीचे जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको। हाई कोर्ट किसको कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम किसको कर सकता है? सबको, क्योंकि सुप्रीम के नीचे सब आते। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट को भी इश्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी कर सकता है, सुप्रीम लोअर को भी कर सकता है। क्या हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स को कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल्स आर समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू द कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल्स होते क्या है? जैसे एनसीएलटी हो गया, एनजीटी हो गया, इसके अलावा सैट हो गया, आपका सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया, ये स्पेसिफिक एक मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल बना है और उनका पर्पस आप देखना उनके अंदर ज्यादा वाला टाइम 1 से 2 साल तक का होता है कि इतने इतने के अंदर केस जो है वो रिजॉल्व करके जजमेंट। ये जितने भी ट्रिब्यूनल्स आप पढ़ोगे ना, हर ट्रिब्यूनल को साथ में लिखा है कि दे हैव अ पावर सिमिलर टू हाई कोर्ट। तो एक तरीके से वो किस लेवल पे है? सेम लेवल के ऊपर, जिस पे हाई खड़ा है उसी पे वो ट्रिब्यूनल खड़ा है, अनटिल एंड अनलेस उस लॉ ने उसकी पावर्स को अगेन चेंज वेंज ना किया हो। तो जनरली आपको यही कॉमन मिलेगा। जैसे एनसीएलटी नहीं है, एनसीएलटी, अपीलेट वाले को हाई कोर्ट के इक्वल कर दिया, सैट के केस के अंदर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको हाई कोर्ट के इक्वल कर दिया, एनजीटी खुद है तो उसको हाई कोर्ट के इक्वलेट कर दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनवायरमेंट के केसेस देखता है, ऐसे आपको बड़े सारे कोर्ट्स मिल जाएंगे ट्रिब्यूनल में। तो हाई कोर्ट ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल को नहीं कर सकता क्योंकि वो सेम है, सेम लेवल के ऊपर है। सुप्रीम कर सकता, सुप्रीम कोर्ट देना चाहे तो वो कर सकता। कंज्यूमर कोर्ट्स हो गए, वो भी एक लेवल के ऊपर हाई कोर्ट की इक्वल फुटिंग के ऊपर है। कंपटीशन कमीशन हो गया, उसको भी बोला हुआ इन्होंने। तो ऐसे करके इवन अथॉरिटीज जिनको हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट दर्जा दिया हुआ है, हाई कोर्ट उनको ये रिट्स इशू नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो किसी को नहीं कर सकता। ठीक है,
इट इज जनरली इशूड बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस। हालांकि यहाँ पे वर्ड जरूर लिखा है ट्रायल, बट कई बार क्या होता है ट्रायल शुरू होने के बाद भी जजमेंट आने से पहले ये जो रिट है वो इशू हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, प्रोहिबिट कर। इट्स लाइक अ प्रिवेंटिव एक्शन, ये प्रिवेंट कर रहा है कि आप काम गलत ही मत करो, आपको वहीं पे रोक दिया। और जो अगली रिट पढ़ेंगे इसके बाद की सर्सरी, वो कहती है जजमेंट आने के बाद। तो एक प्रिवेंट कर रही है और दूसरी कह रही है कि चलो प्रिवेंट नहीं कर सके ना, अब हम क्योर दे देते आपको उस चीज का, या तो बीमारी होने से पहले दवाई दे दो या बीमारी होने के बाद दे दो। बीमारी से पहले लोगे तो दैट इज प्रोहिबिशन, और अगर उसके बाद लोगे तो दैट इज द नेक्स्ट वन, दिस इज सर्जरी। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो लिखा है, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एंड इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर। ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं, किसके अगेंस्ट है, अथॉरिटीज। या तो वो क्वासी अथॉरिटीज हो, क्वासी जुडिशियल हो। क्वासी जुडिशियल मतलब कौन सी होती है, जुडिशियल तो बेसिकली जो कोर्ट सामान। व्हाट इज क्वासी जुडिशियल, सिमिलर टू, नॉट द एग्जैक्ट पावर्स बट द सिमिलर। तो ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली क्वासी। क्वासी का मतलब ही यही होता है विच इज नॉट एग्जैक्ट बट द सिमिलर काइंड। जैसे आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं उसमें भी हम यही पढ़ते हैं, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे चाहे अगर लिखना है इसका मीनिंग क्वासी जुडिशियल का, तो एक लाइन में लिख दो इसका मीनिंग एग्जैक्टली व्हाट इज क्वासी जुडिशियल, क्योंकि आगे बहुत बार यूज होगा ये। देखो, इट इज अ नॉन जुडिशियल बॉडी, इट इज अ नॉन जुडिशियल बॉडी which can interpret law. Non-judicial body which can interpret law, like interpret, can issue, which can interpret law, which can interpret law like NCLT, NGT, that is National Green Tribunal, NGT, STAT, that is Securities Appellate Tribunal, consumer courts, etc. Having or exercising powers or functions, having or exercising powers or functions that resembles or similar to those of a court, resembles to those of a court. तो नॉट एग्जैक्टली बट द सिमिलर, जो रिजेंबल करती हैं कोर्ट की पावर से। अच्छा, आप किसी भी लॉ में पढ़ोगे ना, जब हम अपना सीआरटीसी सीपीसी पढ़ेंगे तो मैं नोट करवाऊंगी आपको, कोई भी लॉ पढ़, चाहे इस सब्जेक्ट में हो चाहे किसी सब्जेक्ट में हो, जहां पे लिखा है ना कि इस ट्रिब्यूनल, इस कोर्ट को सिमिलर पावर्स है टू द हाई कोर्ट, और अगर आपको पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जाए कि उसकी पावर क्या है, आंखें बंद करके 7 पॉइंट है वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर तो डिफाइंड है, जहाँ पर क्या वो मेजरली क्या क्या काम कर सकती है। अब उन्होंने बोला कि सिमिलर है, तो सिमिलर का मतलब चुप करके वही सारे लिखो, वो सब में सेम है, तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे इस सब्जेक्ट में पढ़ लो चाहे किसी सब्जेक्ट में, कोई ट्रिब्यूनल पढ़ लो, हर जगह के ऊपर समझो। ठीक है मैम, एक बार तो दोस्त के बाद बोलना, दोस्त ऑफ अ कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्सरी। अब सर्सरी के अंदर देखो स्पेसिफिकली लिखा है, इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन wherever any body or person having legal authority or judicially in excess of their legal authority. अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्या लिख दिया, any person, और ऊपर वर्ड क्या लिखा हुआ था, स्पेसिफिकली टू द कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इन्होंने any person, that can be a judicial person, that can be a non-judicial person as well. It is issued after the authority has exercised its power. तो प्रोहिबिशन क्या कह रही है, बिफोर, और ये क्या कह रही है, आफ्टर। पावर्स एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद में जो रिट इशू होगी दैट इज दी सर्सरी। All high courts can issue this writ throughout their territorial jurisdiction when the subordinate judiciary acts without or in excess of jurisdiction. High court को लगा कि मेरे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहा है
उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी जुडिशियल को एक्सीड कर, या फिर एक्सरसाइज ही नहीं, तो भी ये गलती है, तो भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अच्छा, व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? ये डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेचुरल जस्टिस वर्ड का मीनिंग कहीं नहीं, कहीं भी नहीं. सिर्फ केस स्टडीज पे बेसिस इनका मीनिंग निकाल के केसेस दे के इसको डिफाइन किया. हालांकि डेफिनेशन कहीं नहीं, और किसी लॉ में नहीं. जनरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस? सबको पता है, बट ये है कि ये आपको रेलेवेंट है. इट्स लाइक कि अगर किसी ने गलती की है तो उसकी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, और अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको उसकी रेमेडी या किसी तरीके का रिलीफ मिलना चाहिए, विच इज नेचुरल. एग्जैक्टली. तो ये जरूरी नहीं है कि ये कहीं पे भी लिखा हो, कहीं पे भी डिफाइंड हो, नहीं, क्योंकि ये इस तरीके का टर्म है नेचुरल. नेचुरल वर्ड को आप वैसे भी कभी डिफाइन नहीं कर सकते. जस्टिस को आप कर लो कि जस्टिस का पता है कि इस पर्सन ने गलत किया तो उसको पनिशमेंट मिली, इस पर्सन ने ठीक किया तो उसको रिलीफ या रेमेडी मिली. बट व्हाट इज नेचुरल, वो तो चेंज हो जाएगा, वो तो केस टू केस बेसिस पे वेरी कर जाएगा. इसीलिए ये वर्ड का डेफिनेशन कहीं नहीं मिलता. इसको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग जैसे कोर्ट के पास केसेस आते हैं और जब लगता है लॉ में कुछ नहीं है तो वो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगा के रेमेडी प्रोवाइड कर देते हैं. अब वो जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल लगाते हैं ये हर कोर्ट के ऊपर होता है कि उसको फॉलो करें. अब उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आपको अपना दिमाग भी लगाना, सिर्फ लिखे हुए लॉज पे नहीं चलना, आपको अपना दिमाग भी लगाना कि केस में क्या चीज हुई है, क्या चीज नहीं है. क्योंकि हर जज को पता है कि फैक्ट्स एविडेंसेस कैसे चेंज हो सकते हैं, क्या विटनेस आज बोल रहा है, क्या विटनेस कल बोल के जाएगा, सबको पता है क्योंकि उनका तो रोज का काम. इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. तो एक रीजनेबलनेस का प्रिंसिपल हो गया, जस्ट का प्रिंसिपल हो गया, गुड कंसाइंस का हो गया, इक्विटी का हो गया, नेचुरल जस्टिस हो गया. ये फॉलो करने मैंडेटरी है, एंड नहीं भी लिखा होगा ना तो भी मैंडेटरी. बट हम इसके अंदर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे. ये पूरा का पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है अपने आप में. कई बार 10 नंबर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट वो हमेशा नहीं. तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी है, और अगर कोई कोर्ट नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो ना करे, कॉन्ट्रावीन कर दे, तो भी उस चीज के लिए ये रिट इशू हो सकते हैं. एंड द लास्ट इज कमिट्स एन एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. जजमेंट लिखते हुए या ऑर्डर लिखते हुए कोई एरर कमिट कर दी, जुरिसडिक्शन एक्सीड कर दी. जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपने अगर नाम सुना होगा, मजिस्ट्रेट के टाइप्स होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मजिस्ट्रेट, ऐसे मजिस्ट्रेट की ना हायरार्की पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में दिया. हर एक के पास ना एक पावर कि वो इतने ही अमाउंट का फाइन लगा सकता है या इतनी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है. एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जो कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट. फिर एक फर्स्ट क्लास का होता है, वो इतना अमाउंट की 3,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है. तो सबको डिफाइन किया. अब लेट सपोज कोई मजिस्ट्रेट है, उसने अपनी पेनल्टी देने में जितनी पावर थी ना उसको एक्सीड कर, वो 5,000 रुपए तक की पेनल्टी दे सकता था, उसने 10,000 की लगा दी. एंड ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जजमेंट पे दिख रहा है कि उसने अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सीड. तो जहां उसने जुरिसडिक्शन एक्सीड की, सर्शियरी की रिट इशू हो सकती. इसीलिए ये डिसीजन देने के बाद, क्योंकि लिख दिया ना, डिसीजन आ गया डिसीजन देने के बाद. नेक्स्ट एक पढ़ते हैं, दैट इज दी क्यो वारंट. क्यो वारंटो अगेन इट्स अ लैटिन टर्म. इसका मतलब देखो लिखा हुआ है, मीनिंग होता है इसका मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट. बेसिकली सिंपल अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो दैट इज बाय व्हाट अथॉरिटी. This writ enables inquiry into the legality of claims which a person asserts to an office or franchise, or to oust him from such position if he is a usurper. Basically, अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके से कोई पर्टिकुलर पोस्ट होल्ड करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, एक तो लीगल तरीका, पेपर दो, इंटरव्यूज दो और उस पोस्ट को आप होल्ड करो, आप लीगली उस चीज के लिए बन. दूसरा तरीका होता है, आपने देखा है कि बड़ी बड़ी क्या होता है कि ऑफिस के अंदर अगर कोई पर्सन जॉब करता है और उसकी सडन डेथ हो जाए, और अगर वो ही अर्निंग मेंबर हो घर के अंदर, तो उसके बिहाफ के ऊपर इधर उसका स्पाउस अगर वो इतना कैपेबल हो तो या उसके बच्चे, उनमें से भी जो भी मेजर कैटेगरी का पर्सन होगा उनको वो जॉब मिल. ठीक है. अब गवर्नमेंट जॉब के लिए वैसे बहुत मारामारी आपने देखा ही है, क्योंकि बेनिफिट्स के चक्कर में सबको कहता है कि गवर्नमेंट. अब कोई ऐसा पर्सन पोस्ट होल्ड करके बैठ गया है जो कि ना तो उसके लिए क्वालिफाइड है, और उसने उस पोस्ट को ना इलीगल मीन से होल्ड, पैसे देके, पेपर के अंदर हेरा फेरी करके, रिश्वत देके उस पर्सन ने वो पोस्ट होल्ड कर. अब अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन मेरे को या आपको किसी को भी लग जाए तो हम इस चीज की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, बट ये प्रूव करना पड़ेगा
कि उस पर्सन ने गलत मीन्स के साथ में ये पोस्ट होल्ड, नॉट इन द प्राइवेट बट इन द पब्लिक ऑफिस, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज और पब्लिक ऑफिस के केस में हम ये फाइल करते हैं। प्राइवेट में जो मर्जी करते हैं, प्राइवेट में तो यही होता है, अच्छा मेरी जॉब है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को वहां पे रखवा के चली जाऊँ। सीएस में तो बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, नॉट इन सीएस, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है कि आपको पता है कि आप छोड़ के जाना है, आपको पता है कि आपके लिए कोई तो पर्सन चाहिए ही है, तो आप खुद ही रिकमेंड कर दोगे कि मेरे फ्रेंड को रख लूंगा, इसको ऐसे पर्सन को रख। तो यहाँ प्राइवेट में ये चीजें चलती हैं, पब्लिक के अंदर, पब्लिक अथॉरिटी में ये नहीं। वहां पे आप किसकी बात करते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखना चाहते हैं, इट इज इशूड व्हेन द ऑफिसेज ऑफ पब्लिक एंड ऑफ सब्सटैंटिव नेचर, प्राइवेट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इस तरफ कब होगा जब पब्लिक ऑफिसेज होंगे, क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये जो ऑफिस है या तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बना हो या फिर किसी स्टैट्यूट के थ्रू, जैसे आईसीएस है, ये स्टैट्यूट के थ्रू में बना। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो जितने मिनिस्ट्रीज हैं और जो ये स्ट्रक्चर हमारा गवर्नमेंट का किसके थ्रू है? कॉन्स्टिट्यूशन के। रिस्पोंडेंट हैज asserted his claim to the office। आप लोगों ने मूवी देखी हेरा फेरी जो पहली बार, उसमें सुनील शेट्टी और उसका तब्बू का झगड़ा इसी चीज के ऊपर था कि जॉब किसको मिले, कि फादर की डेथ हुई है, किसकी इतने बजे हुई है, किसकी कितने बजे हुई है, तो जॉब किसको मिले। अगर आप ये क्लेम कर सकते हो ना, लेट्स सपोज मैं नॉट अ बिग ऐसा कोई पर्सन है जिसको मतलब नहीं है, लेट्स सपोज मेरे को वो जॉब मिलनी चाहिए थी बट मेरे भी आपको किसी और को मिली, तो भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके इस चीज के ऊपर पर्सन पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ और उसको उसकी जॉब से निकलवा सकते हो, बट वो चीज वैलिड हो क्योंकि मेरी एप्लीकेशन पे नहीं चलेगा, सब कुछ कोर्ट में करना है। पॉइंट तो सारी इंक्वायरी करेगा, चीजें चेक करेगा, पेपर देखेगा, क्वालिफिकेशन देखेगा, कोर्ट को लगेगा कि इसको हटा देना चाहिए तो डायरेक्शन इशू हो जाएगी, नहीं तो आपकी पेटिशन हमें पे नहीं। रिस्पोंडेंट इज बेसिकली जो रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके अगेंस्ट मैंने एक्शन लिया, तभी वो जॉब पे है क्योंकि उसने क्लेम किया कि उसको मिल गया, तो वो पर्सन जॉब पे है, वो जॉब पे होना चाहिए। अगर वो जॉब पे नहीं है जब तक वो पोस्ट ही वेकेंट है तो इस चीज का कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है कि वो पोस्ट होल्ड की है और वो पोस्ट गलत है होल्ड, तो आपने उस पर्सन के अगेंस्ट कर, तो इसके लिए हम ये पढ़ते हैं दैट इज द क्यों, ठीक है। सब्सटैंटिव नेचर का मतलब होता है लाइक एन इंपॉर्टेंट और द मेजर पार्ट। अब अगर छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, वो छोटे लेवल के ऊपर काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है किसी और लेवल के ऊपर, तो ये रिलेक्सेशन नहीं होती। सब्सटैंटिव नेचर का मतलब एक चेयर, एक पोस्ट जिसका एक मैटर मतलब वो उतना रेलेवेंस हो उस अथॉरिटी के अंदर वो होल्ड। और जैसे आप बोलो कि बिल्कुल मैनेजर लेवल के ऊपर है, एमडी लेवल के ऊपर कोई पर्सन पहुंच गया और पता चला गलत तरीके से पहुंचता, ब्राइब देके पहुंच रहे हैं, जो भी पेपर नहीं देते हैं, उस केस के अंदर। और इंडिया में पर्सनली इट इज वेरी कॉमन, ये बड़े सारे लोगों का बिजनेस है कि वो पैसे ले लेंगे और बोलेंगे कि हम सरकारी नौकरी लगवा, आप पेपर दे लो, आप पेपर दे के ये काम करवा, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे लाइसेंस लेने हो, रजिस्ट्रेशन कराने हो, कुछ करा, ये लोगों का बिजनेस है कि वो आपसे पैसे लेंगे और ये काम आपको करके देंगे। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, ऐसे बनना है हर कोई, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास एक दूसरा तरीका है, थोड़े से पैसे कुछ करने पड़ते हैं, तो वहां पे आपको ये तो है नहीं कि गाड़ी चला के देखेंगे कुछ। मैं लाइसेंस बनवाने गई, जिस पर्सन ने मेरे को गाड़ी सिखाई थी ना, उसने कहा मेरा भाई लाइसेंस बनवाता है, मैं लाइसेंस बनवाने गई, उसने मुझको एक चीज बोली, मैंने कहा अंदर क्या पूछेंगे, कह रहा वो ना ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन के आपको वो फिल करना है और तो मैंने कहा आप मेरे को, मैंने तो पढ़ा थोड़े ने कि क्या डायरेक्शन है, क्या है, कुछ दिया है, उसका जवाब पता कहना, कह रहा अपना अपना हैंकी रखना, हैंकी के ऊपर अपने फोन को उल्टा रखना, वो समझ जाएगा कि मैंने भेजा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो अथॉरिटी वो इंडिविजुअल्स तो अंदर नहीं जा सकते, बट जो अंदर लोग पेपर ले रहे हैं ना, उनके साथ सेटिंग है, उनको पता है कि किसने कौन सा बंदा भेजा, तो ये हर एक का एक तरीके का पहले फोर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है, मैं गई, मेरे ऐसे 6 या 7 क्वेश्चन थे उसके अंदर और मैंने ऐसे हैंकी रखा और उसके ऊपर फोन उल्टा रखा, एक और बंदा था साथ, उसने भी ऐसे रखा, वो आया आके उसने, मैंने कहा मेरा तो नहीं आपने क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ ये जो समझ में आया पढ़ दिया, उसने सारे क्वेश्चन रिव्यू किए, अपने आप आंसर ठीक किए, सबमिट किया, खत्म करा, जाओ लाइसेंस आ। ये तो तरीका है यहाँ पे, ऐसे चीजें चलती, चाहे रिटन टेस्ट हो तो भी देखो क्या है, और ये गवर्नमेंट का है, ये कोई पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी भी नहीं, तो ये बहुत कॉमन है।
तो इंडिया के अंदर तो ये चीजें आपको मिलेंगी, बट इन चीजों पे एक्शन भी नहीं कोई लेता। क्या ले लोगे एक्शन? क्योंकि वो जिस लेवल के ऊपर पहुंच के गए ना, उनकी पहुंच भी बहुत हो, फिर आप एक्शन लेने जाओगे तो वैसे तो थ्रेटनिंग और ये जो इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा वो चीजें हैं। क्योंकि इंडिया में वैसे भी चीजों पे गुंडागर्दी चलती है, आपको जॉब की चीजें तो वैसे भी चलती है। अच्छा, एक तो पहले ना एक टॉपिक लिखो, सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्जरी। ये तो दो रेट्स है हमारे, प्रोहिबिशन और सर्जरी को। इसके ऊपर ये लिखो, सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्जरी। प्रोहिबिशन एंड सर्जरी। पहला पॉइंट लिखो इसमें, issued against those who have the authority, issued against those who have the authority to act as a judge, who have the authority to act as a judge, not the exact term, क्योंकि judicial और quasi judicial दोनों। सेकेंड पॉइंट देखो, do not provide remedy against any private body but only against any statutory body, एक पॉइंट और लिखो, controls and keeps check of check of controls and keeps check of judicial or quasi judicial court proceedings, रिपीट करिए, एक बार चेक कर लो, कंट्रोल एंड कीप्स चेक ऑफ जुडिशियल एंड और क्वासी जुडिशियल कोर्ट प्रोसीडिंग। अब लिखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्जरी। दो पॉइंट्स है बट टैबुलर फॉर्म में। हाँ जी, सेकंड लाइन में लिख कर दो प्लीज। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज डू नॉट प्रोवाइड रेमेडी against any private body but only against any statutory body. Clear है अभी? यस मैम। डिफरेंस बिटवीन लिखो, प्रोहिबिशन एंड सर्जरी। प्रोहिबिशन का पहला पॉइंट लिखो, it is issued before the proceedings are completed. Issued before completion of proceedings. It is issued before completion of proceedings. Tertiary में लिखो पहला पॉइंट,
It is issued after. It is issued after. Decision is given by. It is issued after. Decision is given by inferior court. Inferior court or tribunal. Inferior court or tribunal exceeding its jurisdiction. Inferior court or tribunal exceeding its jurisdiction. Prohibition में लिखो second point. Object of this writ. Object of this writ is prevention. Is prevention rather than cure. Object of this writ is prevention rather than cure. और ब्रैकेट में लिख लो प्रिवेंटिव रेमेडी. प्रिवेंटिव रेमेडी इसी के साथ ही पॉइंट के साथ ब्रैकेट में लिख लो प्रिवेंटिव रेमेडी. सर्जरी में लिखो सेकंड पॉइंट. This writ is rather used as a cure. This writ is rather used as a cure by quashing, QUASHING, quashing a decision. By quashing a decision already given. Quashing a decision already given by the inferior court. Already given by the inferior court. इसके साथ ब्रैकेट में लिखो corrective remedy. Corrective remedy. तो prohibition is preventive. तो पहले प्रिवेंट कर रही है कि गलत चीज का डिसीजन दो ही नहीं. और इट इज करेक्शन कि डिसीजन आ गया अब उसको कैसे करेक्ट. ठीक है. पेपर में ना कई बार प्रोहिबिशन और सर्जरी इंडिविजुअली भी पूछ लेते हैं या उनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस भी पूछते हैं. 3 या 4 नंबर से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता. मीनिंग लिखो और उसके बाद में आपकी अगर डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस लिखो, सिमिलैरिटीज पूछे तो सिमिलैरिटीज लिखो. इतने ही मार्क्स का आता है. उसके अकॉर्डिंगली 2-3 पॉइंट्स देना. ठीक है. नहीं मैंने ना आपको जितने भी चैप्टर के नोट्स दूंगी अकॉर्डिंग टू योर स्कैनर सारे एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मैंने डाले. तो वो जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो सारे के सारे आपके दो ही बने हैं जैसे बेसिस लिखना है. बट अगर नहीं याद रहे तो सिर्फ गलत लिखने की जरूरत. जो जैसे याद रहे वैसे. और कोशिश किया करो कि डिफरेंस बिटवीन टैबुलर फॉर्म में लिखो. इन केस आपसे पॉइंट्स नहीं भी बन रहे ना आपने पैरा भी लिखना है तो भी वो टैबुलर फॉर्म में पैरा लिखो. एक पैरा इधर लिख दो एक इधर. वो बेटर रहता है रादर देन कि आप उस कंसेप्ट के अंदर. और आजकल तो ये ऐसा है कि नंबर का जो सिस्टम है वो ये है कि पॉइंट के हिसाब से नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोहिबिशन और सर्जरी आ गया. प्रोहिबिशन के पॉइंट आपने सारे लिख लिखे तो पूरे नंबर मिलेंगे और सर्जरी के गलत लिखे तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंगली आपको पेपर चेक. तो प्रोहिबिशन लिख लिखा तो प्रोहिबिशन के नंबर मिलेंगे. सर्जरी गलत लिखा तो उसी के नंबर कटेंगे. पूरे के नंबर आपके नहीं. थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी. थ्योरी में तो बहुत ही गजब कर दिया स्टेप मार्क. मतलब इतने प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली भी ना अगर बच्चे ने वो येस और नो भी लिखा है तो भी 1 नंबर है और इस तरीके से वो अच्छा किया है कॉन्सेप्ट अभी तो मार्क्स. इधर आर्टिकल 32 या 226 दोनों के अंदर ही ये ट्रांसफर यूज करने के.
ये सारे के सारे एक ही तरीके से हैं, सब लैटिन टर्म्स से निकल के आए हैं।